हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस समय चल रहा है केंद्रीय विधायिका 79 से 123, ठीक 123। तो केंद्रीय कार्यपालिका में हम पिछले वीडियो में सिर्फ विधेयक पढ़ाए थे। विधेयक, ठीक। विधेयक जो है तीन तरह से विधेयक होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है जिसको वित्त विधेयक भी कहते हैं, वित्त विधेयक होता है। और एक है जो उसको संशोधन विधेयक कहते हैं। देखिए, साधारण विधेयक में सभी विधेयक आ जाते हैं। वित्त विधेयक सिर्फ वित्त से रिलेटेड होगा, संशोधन विधेयक जो होगा सिर्फ संविधान के संशोधन से रिलेटेड होगा। तो हम जो है पिछले वीडियो में तीनों विधेयक के बारे में पढ़ चुके थे। और ये हमारा जो है केंद्रीय कार्यपालिका का ये 5वां या 6वां क्लास होगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैंपियन जीएस की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से संविधान खोलिए और संविधान में सभी वीडियो अपलोडेड हैं। ये संविधान का 21वां या 22वां वीडियो है और पूरा वीडियो अच्छे से पढ़िए और देखिए और पॉलिटी सीखने का मज़ा उठाइए, ठीक। तो आज जो है आज के क्लास में हम विधेयक के मतलब विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि कानून कैसे संसद में बनता है, क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई पढ़ाने में अगर कोई समझाने में अगर कोई त्रुटि हो रही है कि नहीं सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई समस्या हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि नहीं कोई भी शब्दावली है जो उसको आप लोगों को कठिन लग रहा है, अगर जैसे बीच में पढ़ा दिया हो, अगर कोई शब्दावली थोड़ा बहुत हार्ड हो गया हो, अगर उसका क्लियरिफिकेशन न किया हूँ, उसको समझाया ना हो, तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लिए। सब शब्दावली का एक एक मतलब तोड़ बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहली हेडिंग इसमें विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया। देखिए, कोई विधेयक पारित किया जाता है तो विधेयक विधेयक तो मतलब कोई भी चीज़, देखिए क्या है कि किसी भी विषय को लेकर जो प्रस्ताव सदन में रखा जाता है, सदन का अगर बात करें तो ठीक ऊपरी सदन या निचली सदन, लोकसभा या राज्यसभा में हमने 3 विधेयक पढ़ाया था। तीनों विधेयक से रिलेटेड बात किया था कि जो साधारण विधेयक होता है उसको किसी भी सदन में रख सकते हैं, और धन विधेयक यानी वित्त विधेयक जो होता है उसको सिर्फ लोकसभा में ही रख सकते हैं सर्वप्रथम, ठीक। संशोधन विधेयक भी है, उसको किसी भी दोनों मतलब दोनों सदनों में किसी भी सदन में रख सकते हैं, ठीक। तो विधेयक जब हम किसी भी सदन में रखते हैं, कोई कोई प्रस्ताव, कोई कानून से रिलेटेड प्रस्ताव, तो उसका उस सदन में कैसे कानून मतलब विधेयक से कानून बनता है ना, वो कैसे कानून बन जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है कानून बनने की प्रक्रिया। ठीक, विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया। देखिए, इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे, ठीक। पहला भाग है वाचन। वाचन का मतलब होता है बोलचाल, ठीक है, वाचा जाता है उसको, ठीक। एक होता है राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति की अनुमति ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111। देखिए, अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि कोई विधेयक है, अगर दोनों सदन ने उस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक पे, ठीक, अगर हस्ताक्षर कर देता है तो कानून बन जाता है, ठीक है। वाचन होता है, दोनों सदनों में होता है वाचन, बताएंगे अभी। तो यहाँ से जब निकलकर विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाता है। तो इसी राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति की अनुमति तो कई प्रकार से होती है। जैसे देखिए, एक होता है कि स्वीकार करेगा, एक स्वीकार करेगा, एक न तो हस्ताक्षर करेगा, न तो हस्ताक्षर करेगा और न ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा, न ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा। इसको वीटो कहते हैं, ठीक है। और एक है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
एक है हस्ताक्षर ही नहीं करेगा यानी अस्वीकार करेगा। एक स्वीकार, एक अस्वीकार, एक पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, एक न तो हस्ताक्षर करेगा न ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा, अस्वीकार। ये सब प्रक्रिया जो है ना राष्ट्रपति के अधीन होती है, ठीक है, ये राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। अभी सब बताऊंगा और आप लोगों को बता भी चुके हैं इसके पहले बता भी चुके हैं। देखिए ये सब राष्ट्रपति के अधीन है, राष्ट्रपति की अनुमति है ना, ठीक। अनुमति जो है राष्ट्रपति की विधेयक को लेकर, कानून को लेकर, वो अनुच्छेद 111 में बताया, ठीक। ये इस प्रकार की अनुमतियां हैं। देखिए वाचन जो होता है ना, वाचन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक प्रथम वाचन, प्रथम, द्वितीय, एक है तृतीय, ठीक। प्रथम वाचन, देखिए इसमें क्या होता है ना कि विधेयक की प्रस्तुति होती है, विधेयक की प्रस्तुतिकरण, विधेयक की प्रस्तुतिकरण। अब द्वितीय वाचन में विधेयक के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर चर्चा, सिद्धांतों पर चर्चा, इसको कहा जाता है कि सर्वाधिक बहस या सर्वाधिक वाचन इसी द्वितीय वाचन में किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक बहस कहाँ होती है? द्वितीय वाचन में भी होती है। तृतीय वाचन में क्या होता है? इसमें एक प्रक्रिया मात्र है, इसमें भाषा संबंधी अशुद्धि, भाषा संबंधी अशुद्धि दूर की जाती है। कानून में जो भी भाषा संबंधित अशुद्धियां रहेंगी उसको दूर की जाएंगी। देखिए इसको तीनों पॉइंट से, मतलब एक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन में इसको 3 पॉइंट से समझते हैं। देखिए विधेयक प्रस्तुतिकरण से, विधेयक की प्रथम वाचन क्या होता है? देखिए इसको लिखना होगा तो हम लिख देते हैं, लेकिन हमको बोल रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम देखिए क्या होता है कि कोई भी विधेयक होता है, ठीक, तो हमने बताया था कि विधेयक 3 प्रकार से, एक साधारण विधेयक, एक वित्त विधेयक, एक संशोधन विधेयक। तो साधारण विधेयक जो होता है दोनों सदनों के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सिर्फ वित्त विधेयक है वो लोकसभा में, और संशोधन विधेयक जो है वो भी किसी सदन में। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी सदन है, ठीक, कोई भी सदन है, किसी भी, मतलब किसी भी मामले से लेकर रिलेटेड अगर वो प्रस्ताव लाते, विधेयक लाता है, ठीक है, विधेयक सदन में लाता है, तो विधेयक क्या है कि अगर सदन का जो सभापति होता है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे दोनों सदनों में किसी भी सदन में रख रहे हैं, उसको स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद उसमें प्रथम वाचन होती है। तो प्रथम वाचन उसी स्वीकार करना को ही कहते हैं, मतलब उसके विधेयक को प्रस्तुति करते हैं, यानी विधेयक के बारे में बता जो भी रखेगा उसको, जो मतलब विधेयक से रिलेटेड जो भी कानून को, जो भी विधेयक रखेगा उसके मतलब सदन के पटल पे, तो उसके बारे में बताएगा कि नहीं हम किस चीज के बारे में कानून बनाने जा रहे हैं, ठीक, हम ये विधेयक किस प्रकार का है। तो ये प्रथम वाचन में होता है, यानी उसके विधेयक से, कोई मान लीजिए कि मोदी जी हैं, 3 तलाक पे कानून बनाना हो, तो वो 3 तलाक के बारे में जाके पहले क्या करेंगे कि लोकसभा चाहे राज्यसभा चाहे जहाँ रखें, जो जिस पटल में रखें, दोनों सदनों में, ठीक, तो उसके बारे में वो बताएंगे। लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में ही रखेंगे, ठीक है। तो लोकसभा में वो जाकर इसके बारे में विधेयक की प्रस्तुतिकरण करेंगे, इसी को प्रथम वाचन कहते हैं, ठीक। उसको बस उसमें बता दिए तो उसको प्रथम वाचन, कि हम इससे रिलेटेड कानून बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको कानून को मतलब उसको क्या करेगा कि स्वीकार कर लेगा, तो आगे बात बढ़ेगी, ठीक है। तो द्वितीय वाचन में क्या होता है? विधेयक के उद्देश्य, यानी उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों की चर्चा होती है कि नहीं आगे क्या इसका फायदा है, नहीं है, क्या घाटा है, क्या समाज पे प्रभाव पड़ेगा, क्या कानून मतलब जो संविधान है उस संविधान क्या इस पे संविधान के नजरिए से है कि नहीं। तो इस तरह के इस पे, तो देखिए इसमें होता क्या है इसमें क्या होता है कि जब द्वितीय वाचन में जब कोई भी कानून, जब द्वितीय वाचन की जब प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसमें क्या होता है कि पूरा सदन यानी सामूहिक रूप से इस पे चर्चा करता है। एक व्यक्ति नहीं, इसमें तो सिर्फ एक व्यक्ति जो प्रस्तुति जो रखेगा उसमें एक व्यक्ति बात करेगा, लेकिन जब इसमें आएंगे तो सामूहिक सदन इस पे चर्चा करेगा, ठीक। मान लीजिए कि मोदी जी ने कहा कि ये विधेयक है इससे रिलेटेड, तो विपक्ष वाले खड़ा होकर कहेंगे कि नहीं ये बात मतलब देश भर का जो है उसमें विरोध सुन होता है।
यहीं से होता है, यानी विधेयक के उद्देश्य से मोदी जी कहेंगे कि ये फायदा है तो विपक्ष वाले कहेंगे कि नहीं ये घाटा है। बात मतलब अपने अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो जैसे मोदी जी कहेंगे कि नहीं ये कानून में ये फायदा है, तो विपक्ष वाले कहेंगे कि नहीं कानून में ये घाटा है, ठीक। तो इस तरह इसके उद्देश्य और सिद्धांतों पे चर्चा चलती रहेगी, ठीक है। तो दो तरह से होता है इसमें, सामूहिक रूप से चर्चा होती है और एक होता है प्रवर समिति बनाकर चर्चा की जाती है, ठीक। जैसे सामूहिक रूप से चर्चा न हो तो प्रवर समिति बनाई जाती है। प्रवर समिति मतलब उसी सदन में, जिस सदन में रखा गया हो, उस सदन के कुछ सदस्य होते हैं जो उसमें से चुनिंदा सदस्य प्रवर समिति बनती है, उनके मतलब सदस्य मिलाकर। अब वो प्रवर समिति जो है क्या करेगी कि इस पे चर्चा वर्चा सिद्धांत जो भी है, सिद्धांतों पे उद्देश्यों पे चर्चा वर्चा करेगी, ठीक। विचार करने के बाद वो क्या करेगी कि सदन में लाकर फिर उसी चीज़ को बताएगी कि नहीं इसमें क्या चीज़ है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, क्या फायदा है, क्या घाटा है। तो इस तरह प्रवर समिति जो है कानून से रिलेटेड सदन के पटल पे बताएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो बता देगी तो फिर सामूहिक रूप से प्रवर समिति की बातों को, जब प्रवर समिति ने अगर ठीक ठाक बताया तो विपक्ष वाले विरोध करेंगे, अगर विपक्ष के प्रति मतलब उसमें घाटा बताया तो फिर जो है कि जो पक्ष में रहेगी, सत्ता पक्ष में रहेगी, फिर उसमें कोई संशोधन करने के लिए जो भी कहे तो जो सत्ता पक्ष अगर लाई रहेगी, विधेयक लाया रहेगा तो उसमें संशोधन करेगा प्रवर समिति के कहने पे, तो ठीक। तो जब यहाँ से कानून बन जाता है तो यही भाषा संबंधी अशुद्धियाँ दूर की जाती है, ठीक। जो भी उसमें प्रवर समिति ने बताया हो तो उस प्रवर समिति के कहने पर यहीं पर भाषा अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं। तो इस तरह क्या होता है कि कानून बनता है, ठीक। तो मान लीजिए कि ये तीनों जो है लोकसभा में ये चीज चला, कोई भी कानून के लेकर, तो हमने बताया कि दोनों सदनों की आवश्यकता पड़ती है, बस एक चीज में आवश्यकता नहीं पड़ती है, वित्त विधेयक में। वो देखिए उसमें भी प्रक्रिया बस पूरी की जाती है। वो भी हमने बताया था कि 14 दिन के भीतर उसको राज्यसभा को वित्त विधेयक से रिलेटेड जो भी कानून होगा उसको वापस लौटाना होगा, चाहे उस पर संशोधन करे न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन और भी तो विधेयक हैं। तो मान लीजिए कि ये लोकसभा में चर्चा हुआ, यहाँ लोकसभा में कहेंगे कि लोकसभा में जो है कानून पास हो गया है, इतना करने के बाद कहेंगे कि लोकसभा में कानून पास हो गया। अब लोकसभा क्या है कि वो राज्यसभा के पास भेजेगी, ठीक, राज्यसभा के पास भेजेगी। तो सिर्फ वित्त विधेयक से रिलेटेड राज्यसभा कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी और चीज पे तो कुछ करेगा। तो लोकसभा भी क्या है कि वो भी प्रथम वाचन करेगा, वो भी द्वितीय वाचन करेगा, वो भी तृतीय वाचन करेगा, करने के बाद जो है वो फिर राज्यसभा क्या करेगी कि लोकसभा को वापस भेजेगी, ठीक। तो लोकसभा क्या करेगी कि देखा, आप कहेंगे कि नहीं भैया जो कानून है वो लोकसभा भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, अब बचा कहाँ। तो पहले देखिए, अगर लोकसभा बनाया तो राज्यसभा के पास भेजेगा, तो राज्यसभा पुनः इसके पास भेजेगा। अगर कोई कानून राज्यसभा ने बनाया है तो अब ये लोकसभा के पास भेजेगा, फिर लोकसभा इसको लौटा देगा, तो राज्यसभा क्या करेगा कि कानून को राष्ट्रपति के पास लेके जाएगा। अगर सर्वप्रथम लोकसभा ने बनाया हो तो लोकसभा जो है कानून को राष्ट्रपति के पास ले जाएगा। अब दोनों सदनों से क्या हुआ कि कानून जो है पारित हो गया, ठीक, दोनों सदनों से। अब राष्ट्रपति क्या करेगा कि अनुच्छेद 111 का प्रयोग करेगा, कानून देखेगा कि संविधान के हिसाब से है कि नहीं है, अगर है तो स्वीकार करेगा, नहीं है तो अस्वीकार कर देगा। हस्ताक्षर नहीं करेगा ना, ये आखिरी पड़ाव होता है ना, अगर हस्ताक्षर नहीं किया तो ये भी चीज है, ये भी इसमें चीज है क्या है कि अगर संशोधन से अगर रिलेटेड अगर दोनों सदन पास करके भेजें संविधान संशोधन, तो ये अस्वीकार नहीं कर पाएंगे, न ये पुनर्विचार कर पाएंगे, न ये अपने पास रख देंगे, ये सिर्फ वो सिर्फ स्वीकार करेंगे। विधेयक से रिलेटेड पढ़ा दिया हूँ, जाकर पिछले वीडियो में पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को तभी ये समझ में आएगा, ठीक। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे स्वीकार कर सकता है। अधिकतम ये साधारण विधेयक से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक। तो स्वीकार कर सकता है, अगर हस्ताक्षर नहीं किया तो अस्वीकार हो गया। फिर क्या करेगा, कुछ देर के लिए अगर उसको कानून को विलंब करना चाहता है तो पुनर्विचार के लिए भेज देगा। तो जो पहले लोकसभा के पास आएगा तो लोकसभा फिर राज्यसभा के पास इसी विचार करके फिर उसके पास भेजेंगे, तब जो है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा उस स्थिति में, ठीक। तो पिछले वीडियो में जाइए, सब अच्छे से पढ़ाया हूँ, उसको अच्छे से पढ़िए, ऑटोमेटिक ये वाला वीडियो समझ में आने लगेगा आप लोग को, ठीक। राष्ट्रपति के पास देखिए तो स्वीकार कर लेगा, या तो पुनर्विचार कर देगा, या तो अस्वीकार करेगा। आइए जो है ये चौथा नंबर का, न स्वीकार न अस्वीकार, इसको कहते हैं वीटो। न स्वीकार न स्वीकार करेगा, न अस्वीकार करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, वीटो। राष्ट्रपति के पास वीटो होता है। वीटो हमने बताया था 3 प्रकार का, ये भी बता चुका हूं मैं, ठीक।
उसको कहते हैं पूर्ण वीटो या अत्यंतिक पूर्ण वीटो कहते हैं, अत्यंतिक वीटो कहते हैं, पूर्ण या अत्यंतिक वीटो। ठीक, एक बताया था विलंबनकारी वीटो, विलंबनकारी वीटो। एक बताया था पॉकेट वीटो ना, पॉकेट वीटो, जिसको कहते हैं जेबी वीटो। ठीक, जेबी वीटो। ठीक, तो राष्ट्रपति के पास ये 3 प्रकार के वीटो होते हैं। तो पूर्ण वीटो आप लोग को बता चुके हैं, विलंबनकारी, पॉकेट ना। पूर्ण किसको क्या करेंगे, इसको ना हस्ताक्षर नहीं करेगा, इस पे हस्ताक्षर नहीं करेगा। ठीक, इस पे हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो इसको पूर्ण वीटो माना जाता है। विलंबनकारी में इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ना, पुनर्विचार के लिए। अब पॉकेट वीटो क्या कहते हैं, न पुनर्विचार के लिए भेजेगा, ना हस्ताक्षर करेगा, न अस्वीकार करेगा, कुछ के लिए नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर नहीं करता है पॉकेट वीटो में, अपने पास अपने पॉकेट में रख लेता है कानून को। अब ये लोग इंतजार करते रह जाएंगे कि भाई राष्ट्रपति कर क्या रहा है, ये अपने पॉकेट में रख लेगा, ना स्वीकार करेगा, ना पुनर्विचार के लिए भेजेगा, ना स्वीकार करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगली हेडिंग है सत्रावसान स्थगन और विघटन। सत्रावसान, स्थगन और विघटन। ठीक, तीनों का विधेयक पर प्रभाव। विधेयक पे प्रभाव। ठीक है, सत्रावसान, स्थगन और विघटन हमने बताया था कि सत्रावसान इसको सत्रावसान, स्थगन, विघटन, आहूत करना। ठीक, तो आहूत करना, सत्रावसान और विघटन, ये 85(1) और 85(2) में इसका जिक्र किया गया है। देखिए, आहूत करना मतलब बुलाना, सत्रावसान और विघटन, ये तीनों जो है राष्ट्रपति के अनुमति से होता है। स्थगन जो होता है ये सदन के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही कोई भी चीज स्थगन किया जाता है। कुछ समय के लिए शोर शराबे की स्थिति में सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए और अनुशासन स्थापित करने के लिए स्थगित कर सकता है उसका सभापति या लोकसभा स्पीकर। ठीक, तो इस स्थिति में देखते हैं कि इस पर विधेयक पर प्रभाव क्या पड़ता है जब सत्रावसान की स्थिति हो, स्थगन की स्थिति हो। तो देख, ठीक है, दोनों से देखते हैं। जब सत्रावसान व स्थगन से ना सदन में पारित प्रस्ताव तो समाप्त हो सकता है। देखिए, जब सत्रावसान और स्थगन की स्थिति हो ना, तो कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है ना, तो वो समाप्त हो जाता है, इतना याद रखिएगा। समझा? जब सत्रावसान की स्थिति हो, देखिए सत्रावसान और स्थगन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। सत्रावसान क्या है, स्थगन क्या है। ठीक, इस स्थिति से मतलब सत्रावसान और स्थगन से सदन में जो प्रस्ताव लाया जाता है ना, उस प्रस्ताव को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विधेयक को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी स्थिति में लेकिन विधेयक को समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, समाप्त नहीं किया जा सकता। ये तो सत्रावसान और स्थगन की स्थिति में है, विधेयक समाप्त नहीं हो सकता है ना, सत्रावसान। लेकिन एक चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, विघटन। विघटन का मतलब क्या है कि देखिए, राज्यसभा का तो विघटन होगा नहीं, क्योंकि वो अस्थाई सदन है। ठीक, वो एकदम स्थित है। विघटन होता किसका है, लोकसभा का है।
ठीक। तो कोई भी कानून ऐसा है कि जो राज्यसभा का उस पर विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन लोकसभा है उसमें ऐसे जैसे वित्त विधेयक है उस पर उसका विशेष अधिकार है। ठीक। तो बिना उसकी अनुमति का वित्त विधेयक नहीं पास, मतलब वही है, सब कुछ मालिक वही है। तो विघटन होता किसका है? लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का होता है। तो यहाँ पढ़ेंगे कि विघटन की स्थिति में क्या होता है। विघटन की स्थिति में ये तो सत्रावसान और स्थगन हमने बताया था कि सत्रावसान और स्थगन से सदन में पारित प्रस्ताव तो समाप्त हो सकता है, लेकिन विधेयक समाप्त नहीं किया जा सकता। ये तो कन्फर्म है, ये नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक। लेकिन विघटन की स्थिति में क्या होता है? देखिए, विघटन की स्थिति में हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे ना, 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या है कि कोई भी कानून हो, ठीक, मान लीजिए कि हमने बताया था कि जैसे साधारण विधेयक हो चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक हो, वो किसी भी सदन में रख सकते हैं। तो हम बात करेंगे पहले राज्यसभा की। तो राज्यसभा ने कोई भी कानून जो है कि अपने उस सदन में जो है कि कोई भी कानून से रिलेटेड वाचन कर रहा है, मतलब वो कानून बना रहा है अपने सदन में। अब कानून बनने के बाद वो सोचेगा कि हम लोकसभा को भेजेंगे। ध्यान से समझिएगा कि राज्यसभा जो है कि अपने सदन में कानून बना रहा है, और कानून बनने अभी बन ही रहा है, उसमें अभी कानून की प्रक्रिया चल रही है बनने की। और उसी बीच क्या हुआ कि लोकसभा का क्या हुआ कि विघटन हो गया। करने का मतलब ये है कि राज्यसभा जो है एक कोई भी कानून बना रहा है। ठीक, कोई कानून बना रहा है। अब कानून बनाते समय ही इधर क्या है, कानून बनाएगा तो पहली बात कि कानून बनाएगा तो कानून बनाने के बाद वो किस सदन में भेजेगा? राज्यसभा है तो वो भेजेगा लोकसभा में। तो अभी कानून उधर बन रहा है और लोकसभा का इधर विघटन हो गया, मतलब कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया या राष्ट्रपति उसका विघटन कर दिए, तो वो विधेयक जो होता है ना वो समाप्त नहीं होगा। नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। मान लीजिए कि राज्यसभा है। ठीक, राज्यसभा है। राज्यसभा ये कोई कानून बना रहा है ना, ये कोई कानून बना रहा है, ये कानून इसकी बन रही है अभी। ठीक, अभी चाहे यहाँ तक कानून बना हो, चाहे यहाँ तक, चाहे यहाँ तक कानून बना हो। ठीक, यानी इसको कहेंगे कि लंबित कार्य। लंबित कार्य मतलब उसमें अभी विलंब है उसके कार्यों में, अभी वो भी पूरा नहीं किया है। इसी बीच क्या हुआ कि लोकसभा का विघटन हो गया। लोकसभा का विघटन हो गया ना। तो ये कानून अगर विघटन के बावजूद अगर ये कानून बन भी गया तो ये एक कानून ऐसे रहेगा जब तक कि लोकसभा की नई स्थिति ना आ जाए, मतलब लोकसभा का नया गठन ना हो जाए। ठीक है, लोकसभा जब गठन होकर आ जाएगी, नई सरकार बनेगी, तो वो कानून क्या करेगा कि जो सरकार मतलब जो नई लोकसभा है उसको फिर भेज देगा। तब तक इंतजार करेगा वो कानून को लेकर जब तक इसकी नई लोकसभा का गठन न किया जाए। ठीक, जब तक इसका चुनाव होकर ये लोकसभा में जाकर इसके सदस्य न बैठे। तो ये लिख लीजिएगा। सवाल लिख लीजिएगा। यदि विधेयक राज्यसभा में लंबित है, यदि विधेयक राज्यसभा में लंबित है, अर्थात राज्यसभा ने विधेयक पारित करके अगली लोकसभा को नहीं भेजा है, अर्थात राज्यसभा ने विधेयक पारित करके अगली जो लोकसभा है उसमें नहीं भेजा है, और उसी समय जो है, उसी समय क्या है कि लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक, विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा का पॉइंट क्या है? देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि हमने बताया था कि उधर तो अभी राज्यसभा कानून बना रहा था, लेकिन इधर क्या है कि राज्यसभा जो है कानून को बना लिया, कानून को बना लिया। अब वो कानून बनाने के बाद राज्यसभा जो है, अब कानून को बनाने के बाद अब वो लोकसभा में भेज दिया। तो जी ही लोकसभा के पास एक कानून आया, त्यों ही क्या हुआ कि लोकसभा का विघटन हो गया ना। तो कानून बनकर अगर लोकसभा के पास आ गया, लोकसभा इधर जब तक उस पर विचार करने की बातें करना शुरू किया तब तक लोकसभा का विघटन, कानून समाप्त, कानून समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये दूसरी स्थिति है। राज्यसभा पारित करके लोकसभा के पास भेज दिया, लोकसभा भी एक भी दिन उस पर चर्चा न किया हो, अगर तब तक लोकसभा का विघटन हो गया तो कानून वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि
तीसरा तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें विघटन की स्थिति में। देखिए, कोई भी कानून हो, लोकसभा ने बनाया, ठीक, लोकसभा बनाया, फिर राज्यसभा के पास भेजा, लोकसभा ने कानून बनाया, राज्यसभा को भेजा, ठीक है, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा जो है कानून पारित करके क्या हुआ कि राज्यसभा पुनः लोकसभा को भेजा। अब यही लोकसभा जो है राष्ट्रपति के पास लेके जाता है ना, तभी तो कानून बनता है। लोकसभा के पास भेजा, लोकसभा के पास भेजा, उसी समय क्या होगा कि पास भेजा, देखो उसी समय क्या होगा कि लोकसभा का विघटन हो गया। यानी लोकसभा ने कोई कानून बनाया, वो राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा भी पुनः क्या किया कि लोकसभा को भेजा। ज्यों ही कानून को राज्यसभा ने भेजा, और त्यों ही क्या हुआ कि लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक, लोकसभा का विघटन हो गया। तो कानून क्या होगा, कानून समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कानून बस एक ही स्थिति में समाप्त नहीं होगा, जब राज्यसभा अब एक कानून बनाने की प्रक्रिया में हो, तभी विघटन इसका हो जाता है, तो कानून अपना बना कर रखे रहेगा जब तक विघटन भले ही इसका हो गया हो, ठीक। बाकी हर परिस्थिति में क्या होगा कि कानून समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये था सत्रावसान, स्थगन और विघटन की स्थिति में विघटन का विधेयक पे प्रभाव, ठीक। तो सत्रावसान और स्थगन की स्थिति में बताया था कि प्रस्ताव समाप्त किया जा सकता है। प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं आप, प्रस्ताव कुछ भी रखेंगे इस स्थिति में उसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कोई कानून है, कोई विधेयक है, उसको कानून बनने की प्रक्रिया अगर चल चुकी हो तो विधेयक समाप्त नहीं किया जा सकता है सत्रावसान और स्थगन की स्थिति में, ठीक। क्या है कि मान लीजिए कि कोई कानून विधेयक है, विधेयक पे चर्चा चल रही है और इसने क्या किया कि स्थगन कर दिया। बात समझिए, इसने स्थगन कर दिया, लोकसभा हो चाहे सभापति हो, अध्यक्ष हो, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे सभापति, अगर उसने स्थगन कर दिया तो ये इंतजार करेंगे, ये विधेयक है, ठीक है, इसका इंतजार करेंगे। अब उसी समय क्या हुआ कि कोई प्रस्ताव रखा कोई और तुरंत स्थगन कर दिया, तो ये प्रस्ताव समाप्त हुआ हो सकता है, ठीक ठीक। अब अगली हेडिंग हम लोगों की है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय वित्तीय नियंत्रण कि वित्तीय नियंत्रण का अर्थ ही होता है कि भारत सरकार की निधियों पर, ठीक है, भारत सरकार की निधियों पर संसद का नियंत्रण से लिया जाता है। यानी जो भारत सरकार की जो निधि है, मतलब जो भी खाता है, जो भी पैसा है, ठीक है, उस पर संसद का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, संसद का नियंत्रण होता है। वही बता रहा है कि भारत सरकार की निधियों पर संसद का नियंत्रण से लिया जाता है, ठीक। तो उसे पढ़ेंगे कि वित्तीय नियंत्रण कैसे किया जाता है, ठीक। देखते हैं वित्तीय नियंत्रण। देखिए, हेडिंग है कि देखिए भारत सरकार की 3 निधियां हैं। भारत सरकार की कितनी निधियां हैं, 3 निधियां हैं। भारत सरकार की कितनी निधियां हैं, 3 निधियां हैं। पहला है संचित निधि, संचित निधि, ये अनुच्छेद 266 में इसका जिक्र किया गया है, संचित निधि का, ठीक। 200 एक है लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, एक है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, ठीक। संचित निधियां जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। संचित निधि जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है भारित व्यय, भारित व्यय, एक होता है अन्य व्यय, ठीक है, अन्य। देखिए इसी को ना हम इसी को जनता का खजाना, जनता का खजाना या भारत का
राजकोष कहते हैं, राजकोष कहते हैं, ठीक। इस संचित निधि को ही जनता का खजाना या भारत का राजकोष कहते हैं। इसमें क्या है कि कमाई उधारी सब प्रकार से जो भी भारत सरकार की कमाई होती है इसी संचित निधि में ही रखा जाता है, ठीक है, इसी संचित निधि में रखा जाता है। तो संचित निधि जो है दो प्रकार की होती है, एक भारित व्यय होता है, एक अन्य व्यय होता है, ठीक। संचित निधि समझ में आया ना, सीधे सीधे समझते हैं इसको जनता का खजाना या इसको भारत का राजकोष कहते हैं। भारत सरकार का जो भी पैसा होता है ना, सब इसी संचित निधि में ही रखा जाता है। इसमें से दो तरह से खर्च किए जा सकते हैं। देखिए, जो पैसा होता है ना संचित निधि, इसमें से दो तरह से व्यय करते हैं। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च, ठीक। तो दो तरह से खर्च किए जाते हैं। एक भारित व्यय। भारित व्यय हमने बताया था कि जैसे राष्ट्रपति, सभापति, उसके बाद न्यायाधीश, ठीक, ETC, यानी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संचित निधि से पैसा दिया जाता है। पैसा का मतलब उनका सैलरी, उनका वेतन दिया जाता है। अब चीज समझते हैं। देखिए, हम जो है सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ही सिर्फ वेतन के बारे में बताया था। तो हमने कहा था कि इन लोगों का जो वेतन होता है ना, वो संचित निधि के भारित व्यय पे आधारित है। आप समझ में आया होगा आप लोगों को ना। यानी संचित निधि जो है भारत का राजकोष है, यानी जनता का खजाना है। उसमें से दो तरह से पैसा खर्च करते हैं। एक भारित व्यय। भारित व्यय का मतलब कि इसमें से जो संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं ना, जो संवैधानिक पद पे जो आसीन है, उनको इन्हीं से सैलरी दिया जाता है। यानी सीधे सीधे समझें कि भारित व्यय से पैसा निकालने के लिए, भारित व्यय से पैसा देने के लिए हमको संसद की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन संचित निधि के अन्य व्यय से समझते हैं कि इसमें अन्य व्यय में क्या होता है। इसी से हमारा बजट बनता है। आप समझ में आया? अन्य व्यय से ही हमारा बजट बनता है, ठीक। यानी संचित निधि का जब भारित व्यय का नाम आएगा तो इतना जान लीजिएगा कि संसद की इजाजत नहीं होती है। संसद की इजाजत नहीं होती, ठीक, नहीं होती है। देखिए कारण क्या है संसद की इजाजत नहीं ली जाती है? क्योंकि जो संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं ना, उनको संसद जो है कि डरा धमका नहीं पाएगी। इनके वेतन को लेकर कि आपके वेतन में कटौती कर देंगे, आपका वेतन नहीं देंगे, आपका पेंशन नहीं देंगे। इसलिए ये लोग स्वतंत्र होते हैं अपना कार्य करने के लिए, क्योंकि भाई संवैधानिक पद पे हैं तो ये लोग स्वतंत्र होते हैं, ठीक। इसलिए इस पे संसद का जो नियंत्रण है ना, वो हटा लिया गया है। संसद का नियंत्रण यहाँ पे है बजट बनाते समय, ठीक। तो बजट बनता है किससे? संचित निधि के अन्य व्यय पे बजट बनता है, ठीक। कुल मिला कर कहें कि इसमें संसद की इजाजत के बगैर एक पाई भी भारत सरकार खर्च नहीं कर पाएगी, ठीक। समझते हैं। देखिए, ये भारित व्यय में जो संवैधानिक पद पे, अरे यार, जो भारत सरकार का राजकोष होता है वो मतलब ये भारित व्यय में कितना खर्च हो जाता होगा। एकदम कहा जाए ना कि मान लीजिए कि 100 रुपया है तो इसमें 0.1 रुपये में ही इसका सब सैलरी दे दिया जाता होगा। बाकी का अन्य पैसा जो है बजट है, बहुत पैसा होता है, ठीक है, बहुत पैसा होता है। उसको संसद की इजाजत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी इजाजत के बगैर आप जो है ना कि बजट नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो संसद की इजाजत के बगैर आप जो है एक पाई भी, यानी कहा जाना कि एक टुकड़ा भी उसमें से नहीं ले पाएंगे आप, ठीक। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि संचित निधि से संसद की इजाजत के बगैर आप एक पाई भी यूज नहीं कर पाएंगे, यानी भारत सरकार जो है खर्च नहीं कर पाएगी, ठीक।
तो आप ये कहेंगे कि नहीं तो भारित व्यय भी संचित निधि में है, तो ये समझ लो कि ना के बराबर होता है। ठीक, ये इसका ज्यादा महत्व है ना, ये तो ना के बराबर, ये थोड़ा बहुत इसमें से इन लोगों के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि नहीं आपका सैलरी जो है इतने टाइम, इतना आपके टाइम पर मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पे कोई दबाव नहीं है, इसके इसके दबाव की जरूरत, इसका दबाव नहीं बन पाएगा आपके ऊपर, आप स्वतंत्र काम करिए अपना। तो इसीलिए इसको भारित व्यय, और जब भी संवैधानिक पद के व्यक्ति का वेतन पूछा जाए तो इसका सीधा सरल जवाब है कि संचित निधि पर भारित व्यय है, संचित निधि पे भारित व्यय है। बात करते हैं लोक लेखा निधि ना, इसका दूसरा का नाम है संचित निधि, क्योंकि ये संचित निधि का ही भाग है, संचित निधि का ही भाग है। ठीक, इसमें पैसा कहाँ से क्या होता है, देखिए डिक्री, पंचायत, जुआ, जुर्माना, ये भी जो भी भारत सरकार इससे पैसा जो भी वसूल करती है ना ठीक, जो भी पैसा मतलब डिक्री से, पंचायत से, जुआ से, जुर्माना से, जो भी भारत सरकार पैसा कलेक्ट करती है, चाहे जिस रूप में टैक्स के रूप में कलेक्ट करती हो, जुर्माने के रूप में कलेक्ट करती हो, तो ये क्या है कि ये इसी लोक लेखा निधि में क्या करती है कि पैसा जमा करती है। यानी जुर्माने से जो भी मिलता है लोक लेखा समिति में पैसा जमा करती है। ठीक, डिक्री, पंचायत, जुआ, जुर्माना से जो भी पैसा मिलता है ना, वो लोक लेखा समिति में पैसा जमा करती है। ठीक, कौन, भारत सरकार। तो ये लोक लेखा समिति जो है संचित निधि का ही भाग है, सब पैसा इसी में जमा होता है, ये अलग से इसको रखा जाता है। ये निधि जो है ना, ये निधि, ये राष्ट्रपति का मतलब सरकार के अधीन नहीं, बेअधीन लिखते हैं, बेअधीन है। कहने का मतलब ये है कि आकस्मिक निधि, यानी इस आकस्मिक निधि के जो खाता होता है, जो पैसा होता है आकस्मिक निधि का, ये पैसा जो होता है ना, वो राष्ट्रपति यानी सरकार के बेअधीन होता है। इसमें संसद की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। संसद की पैसा खर्च करने के लिए, आकस्मिक निधि में से पैसा खर्च करने के लिए, राष्ट्रपति यानी सरकार को पैसा खर्च करने के लिए संसद की इजाजत नहीं होती है। इस निधि में, यानी इस अकाउंट में, आकस्मिक में जो भी पैसा जमा, उसमें से जितना सरकार चाहे खर्च कर सकती है, उसमें संसद की इजाजत नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, आकस्मिक का मतलब क्या समझ में आ रहा है, इमरजेंसी। देखिए जैसे क्या है कि मान लीजिए कि कोई अभी हाल ही में उड़ीसा में बालासोर में ट्रेन की दुर्घटना हुई है। ठीक, तो क्या है कि मोदी जी ने कहा कि जो मृतक हैं उन लोगों को 2.5 लाख की 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा, और जो घायल हैं उन लोगों को 50-50 हजार दिया जाएगा। ठीक, तो इस स्थिति में लोग जो ऐलान करते हैं ना, इस स्थिति में ये लोग जो ऐलान करते हैं कि नहीं इनको इतना पैसा दिया जाएगा, कोई भी घटना अगर उस स्थिति में अगर ऐलान करते हैं कि नहीं इतना पैसा इन लोगों को दिया जाएगा, तो ये आकस्मिक निधि से ही पैसा निकाला जाता है। बात समझ में आई? इससे पैसा नहीं निकाल पाएंगे इस चीज के लिए। ठीक, इस चीज के लिए, क्योंकि ये भारत का राजकोष होता है, इससे नहीं निकाल पाएंगे, आकस्मिक निधि से निकाल पाएंगे। इसमें संसद की इजाजत नहीं होती है, तो इसी आकस्मिक निधि से लोग पैसा निकाल कर देते हैं। समझ आया? तो संसद की इजाजत नहीं होती है इसमें, आकस्मिक निधि में। आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 में इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 267 में इसका जिक्र किया गया है। और संचित निधि जो है 266 में, और संचित निधि का ही भाग है लोकलेखा निधि। इसका आकस्मिक निधि में इतना याद रखिएगा, खर्च करने के लिए, ये खर्च का है, खर्च की मायने में संसद की इजाजत नहीं होती, लेकिन जमा करना हो, आकस्मिक निधि में पैसा जमा करना हो, तो संसद तय करती है, संसद तय करती है कितना पैसा जमा होगा, कितना पैसा जमा होगा, संसद तय करती है कितना पैसा जमा होगा। ठीक, ठीक है। तो क्या होता है कि इस निधि का गठन
इस निधि का गठन संसद करती है, संसद करती है। आकस्मिक निधि भी जो है कि संसद के अधीन है, जमा कितना करना है ये संसद ही बताएगी, ठीक। इस निधि का गठन संसद ही करती है, लेकिन खर्च कितना करना है इसमें संसद की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। ये आकस्मिक निधि ये सरकार को दिया जाता है कि नहीं, आप जो है कि जो भी चीज इमरजेंसी पड़ती है उसके लिए आप इसका प्रयोग करते रहिए, ठीक है। क्या पता कि कभी भारत में ऐसी इमरजेंसी पड़ गई, भारत में ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ गई और संसद की स्थिति बैठने लायक नहीं है कि संसद की इजाजत होती, क्योंकि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी, और संसद की स्थिति ऐसी आ गई कि भारत में कि संसद बैठ ही नहीं पा रही है, बहुत कोई बड़ा मैटर हो गया है, नहीं बैठ पा रही है, तो उस स्थिति में संसद के जितने सदस्य रह कहेंगे कि आकस्मिक निधि से भारत सरकार जो है अपना पैसा खर्च शुरू कर देगी। जब इससे पैसा नहीं मिलेगा, संसद बैठेगी ही नहीं, आपातकाल की स्थिति में संसद नहीं बैठेगी तो पैसा सरकार कहाँ से लाएगी, तो उसमें आकस्मिक निधि से ही पैसा खर्च करती है। 2-3 उदाहरण दे दिया आकस्मिक। तो वित्तीय नियंत्रण समझ में आया आप लोगों को? तो बस आज की क्लास में इतना ही, और हमारे साथ ऐसे रोज जुड़े रहिए आप लोग, और प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो मेरा, ठीक। धन्यवाद।